हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटिंग। तो किंगडम प्लांटिंग में आप काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं वो पढ़ चुके हैं। कौन कौन से ग्रुप अभी तक आपने पढ़े हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमने बात की है यहाँ पर आपके पास 5 ग्रुप आते हैं किंगडम प्लांटिंग के, और हमने बात की है यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सारे जो ग्रुप हैं वो आप पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म की। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो एक बार आप लोग देखिए अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। 5 ग्रुप हमारे पास आते हैं और पांचों ग्रुप की आपके पास इमेज है। जो पहली आपके पास इमेज आती है वो आपको बताती है एल्गी के बारे में। ठीक है, जो सेकेंड आपके पास इमेज आती है वो आपको बताती है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, जो तीसरी इमेज आपके पास आती है, जो आपने 2n आप देख रहे होंगे, ये जो मिड वाली, ये वाली जो आपके पास इमेज आती है इसे हम कहेंगे टाइडोफाइट। उसके अलावा आपके पास जो कोन्स वाली जो आपके पास इमेज आई है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। और लास्ट जो फ्लावरिंग प्लांट के आपके पास फोटो आई है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म को पढ़ने से पहले आप देखिए एक बार आप टॉपिक को देखिए कि आपने एल्गी है तो एल्गी में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, हेडिंग देखेंगे आप और अपने नोट से आप देखेंगे कि कौन कौन से आपने जो टॉपिक हैं वो नोट किए हैं, कौन से आपके टॉपिक रह गए हैं उसे आप क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को देख करके। चलिए, ये तो थी हमारे पास एल्गी वाला पोर्शन आया था। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जिसमें आपने कहा जैसे जैसे आप आगे के ग्रुप में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप डेवलपमेंटल स्टेजेस को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, देखिए क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, कितने प्रकार के आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा था यहाँ पर लिवरवॉट और आपने मॉसेस के बारे में बात की थी। ठीक है, और दोनों में आपने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, आपने दोनों में देखा था कि यहाँ पे मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है। नेक्स्ट हमारे पास आया था टायडोफाइट। टायडोफाइट्स में सेम चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने फीचर्स पढ़े हैं, आपने देखा है कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो दोनों टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो आपने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आया था वो आया था यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में आपने फिर से सारे टॉपिक पढ़े, अपने कहा फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, और एक बार आप एंजियोस्पर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने कहा जो एंजियोस्पर्म है सबसे डेवलप प्लांट आपके पास आते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जा रहा है, फ्लावर भी पाए जाएंगे और सीड भी पाए जाएंगे। अब आपने कहा कि इससे पहले जब आप बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म के बारे में तो आपने कहा सीड तो वहां पर भी पाए जा रहे थे, लेकिन कैसे सीड थे, नेकेड थे, यानी कि वहां पर फ्रूट आपको नहीं दिख रहा था, फ्रूट की कवरिंग नहीं आपको मिल रही थी, या फिर आप कहिए कि ओवरी की कवरिंग आपको नहीं मिल रही थी। एंजियोस्पर्म में जब आप आते हैं तो आप पढ़ते हैं फ्लावर को, और आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, कवर होंगे। ठीक है, अब आपने कहा फ्लावर यहाँ पर आ गए हैं, तो फ्लावर में आप पढ़ते हैं कि जो यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लियर है इतना। तो आप कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या हम इन्हें कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी इन्हें कहते हैं। दो, इन्होंने कहा कि दो पार्ट में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है, डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोन्स। ठीक है, तो डाइकोटिलेडोन्स होते हैं, मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं। इसके बारे में बेसिक सी चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट को, जब आप देखेंगे जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, तब आप दोनों चीजों को पढ़ेंगे कि डाइकोटिलेडोन क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडोन क्या होते हैं। इसके अलावा आपको जैसे आपके जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है जीके बेस्ड क्वेश्चन के सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म क्या था, आपने कहा वॉल्फिया था। वॉल्फिया जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, आप इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और लार्ज ट्री भी होते हैं, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा था, यूक्लिप्टस कहा था। आपने कहा कितना लंबा होता है ये, 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर जितना लंबा यहाँ पर होता है। अब आपने कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कहाँ होंगे, फ्लावर में पाए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात।
इसके अलावा आपने कुछ और यहाँ पर देखे थे, आपने कहा था द मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमेंस और एंड्रोशियम। अब ये चीजें हमने पढ़ी थी जब आप बात कर रहे थे, जब हमने इस प्रकार से एक फ्लावर को स्टडी किया था तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी थी, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इनमें फ्लावर पाए जाते हैं, और इनमें फ्लावर पाए जाते हैं तो आपने कहा फ्लावर के पार्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहला आपके पास जो पार्ट्स आए हैं, सबसे पहला जो पार्ट हम देखते हैं, आपने कहा इसे हम बाहेदल कहते हैं, ठीक है, या इसे आप सैपल कहते हैं। चलिए, तो हमने कहा सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आता है उसे या तो हम बाहेदल कहते हैं या तो हम उसे क्या कहते हैं, सैपल कहते हैं। दूसरा, ये जो पंखुड़ियां आती हैं, जो आपको रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि फूल का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, हमने कहा दल, या जिसे आप क्या कहते हैं, पेटल भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो पार्ट हमारे पास आता है, ये वाला पार्ट आता है जो आपको एक ऊपर आपको क्या दिख रहा है, एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है और नीचे आपको डंडी दिख रही है। इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसे हम कहते हैं पुंकेसर, क्योंकि ये वाला भाग आपके पास आया है पुंकेसर। ये भाग पुंकेसर जो है वो दो भागों में विभाजित होता है, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये। पहले भाग को हम कह रहे हैं पराकोश या हम कह रहे हैं एंथर, ठीक है। क्या है पहले भाग को हम क्या, जो पहला आपके पास आया है कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आया है जिसे आप स्टेमिन कह रहे हैं, दो भागों में विभाजित होता है। पहले को आपने पराकोश कहा और दूसरे को आपने क्या कहा, नीचे वाले पार्ट को पुंतंतु या फिलामेंट, ठीक है। ऊपर वाला भाग जो आपको कटोरी जैसी संरचना दिख रही है, उस भाग को हमने एंथर कहा है, नीचे वाले भाग को हमने क्या कहा है, फिलामेंट यहाँ पर कहा है। अब चौथा भाग जो आपके पास आता है वो ये बीच वाला पोर्शन है, इस पूरे पार्ट को हम स्त्री केसर या पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। और ये तीन भागों में विभाजित होता है, आपको 1 2 3 करके नंबरिंग दी गई है, ठीक है। आप नंबरिंग देख रहे हैं 1 2 और 3, क्लियर है। आपने कहा पहले भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र या उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ये वाला जो भाग आपको चौड़ा वाला भाग आता है। अब ये जो आपको नली जैसी संरचना दिख रही है, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिका या उसे हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये जो नीचे आपको मोटा फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अंडाशय या ओवरी। ये थर्ड पार्ट कहाँ है आपका, ये रहा। ये तो आपने क्या किया, फ्लावर के पार्ट्स पढ़े। अब आपको वहां पर क्या बोला गया था, पुंकेसर को आप एंड्रोशियम भी कह सकते हैं और स्त्री केसर को आप गायनोशियम भी कहते हैं। पुंकेसर यानी कि स्टेमेन जब पूरे ग्रुप में होते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, और स्त्री केसर भी सेम है कि अगर ग्रुप में होगी तो उसे आप गायनोशियम कहते हैं। यही चीज आपको कही गई थी, तो ये सेम चीज पढ़ ले पीछे जो आपको बताई गई है। अगर ये सेम चीज हम पढ़ते हैं तो हमने क्या कहा, आपने कहा इट हैज, किसकी बात की जा रही है, एंड्रोशियम की बात की जा रही है, जिसे आप स्टेमेन या जिसे आप पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। तो आपने कहा यहाँ पर एंड्रोशियम हैज फिलामेंट एंड एंथर, या फिर स्टेमेन हैज, अभी स्टेमेन की बात हो रही है। आपने कहा जो स्टेमेन होता है, जो यहाँ पर पुंकेसर होता है, उसके पास फिलामेंट जिसे आप क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं, और एंथर होता है। एंथर जिसे आपने क्या कहा, पराग कोश कहा, ठीक है। और फिलामेंट को क्या कहा था, पुंतंतु कहा था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियर, जो आपकी जो इमेज है वो इतनी विजिबल, इतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने क्या कर लिया है, पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, अब आप समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। आपने कहा ये पूरा भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो कहलाता है स्टेमेन, ठीक है। और इस ऊपर वाले ये वाला जो भाग है, सिर्फ ये वाला जो भाग जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं एंथर या परागकोश, ठीक है। ये इसी के भाग है, स्टेमेन तो हम पूरे को कह रहे हैं। हमने कहा स्टेमेन जो है उसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक है एंथर, और ये जो डंडी आपको दिख रही है, ये वाली जो डंडी है, ये वाली जो डंडी है या फिर ये वाली जो डंडी है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ लें, क्योंकि हमने अच्छे से समझा है डायग्राम को, अब हम पढ़ते हैं आगे।
एंथर ऑन अ मियोसिस प्रोड्यूस्ड अ पॉलन ग्रेन। आपने कहा जो एंथर है, जो परागकोश है, उसमें क्या होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है और इसके द्वारा यहाँ पर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। किसकी बात हो रही है, देखिए ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, यही चीज हमने देखी थी, यही चीज हमने देखी थी। हमने कहा यह है एंथर, और एंथर के अंदर आपको कुछ सेल्स मिलती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की थी। हमने कहा इसके अंदर कुछ सेल्स हमें मिलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसकी बात हो रही है, एंथर यानी कि परागकोश, इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, इस फिलामेंट की बात नहीं हो रही है। फिलामेंट का काम सिर्फ इतना है कि परागकोश को फूल से अटैच करके रखना, ठीक है। हमने कहा ये वाले जो भाग है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे एमएमसी के नाम से आप जानते हैं, एम फॉर माइक्रोस्पोर, एम फॉर मदर और सी फॉर सेल, ठीक है। आपने कहा माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुई, मियोसिस हुई, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड यहाँ पर होती है। जब यहाँ पर मियोसिस हुई तो आपने कहा अब यहाँ पर क्या बने हैं, हैप्लॉइड स्पोर बने हैं, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, और कितने स्पोर बने हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात हुई कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुई और उससे 4 स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गए हैं, एन स्टेज आ गई, ये 2n थे, ये डिप्लॉइड थे, ये एन हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा ये डिप्लॉइड है तो ये क्या बनेंगे, स्पोर, तो स्पोर बन गए हैं। अब आपने कहा जो एक स्पोर को हम ले लेते हैं, चारों स्पोर में सेम प्रोसेस होगी। आपने सिर्फ एक स्पोर को लेकर के यहाँ पर देखा कि क्या हुआ, हमने कहा इस स्पोर में फिर क्या हुई, माइटोसिस हुई। क्या हुआ, माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस इसमें नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एन है। आपने कहा अगर हैप्लॉइड होगा तो यहाँ पे माइटोसिस होगी, अगर डिप्लॉइड होगा तो डिवीजन कैसे होता है, मियोसिस होता है। जब इसमें माइटोसिस हुई तो आपने कहा इसी के अंदर यहाँ पर एक और सेल बन गई, एक सेल थी और सेल के अंदर ही दूसरी सेल बन गई, तो 2 सेल यहाँ पर आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब हुआ क्या, ये भी एन था, ये जो स्पोर है ये एन था, और ये स्पोर भी, ये जो आपके पास सेल आई है 2, वो भी क्या है, एन है। क्योंकि मियोसिस, यहाँ पे माइटोसिस हुई है तो माइटोसिस में सिंपली सेल डिवाइड करके, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना रही है, लेकिन हमने कहा ये दोनों सेल सेपरेट नहीं है, एक सेल के अंदर दूसरी सेल पाई जा रही है। अब फिर से इसमें क्या होता है, माइटोसिस होगी और आप देखते हैं कि ये जो जनरेटिव सेल है ये 2, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जा रहा है। ये जो आपकी पूरी सेल है, जो बाहर की सेल है, ये तो क्या है, वेजिटेटिव सेल होगी, और ये जो 2 सेल आपके पास आए हैं जो कि जनरेटिव सेल से बने हैं, वो आपके आ गए हैं मेल गैमेट। क्लियर है। तो आपने क्या बोला था, हैप्लॉइड जो होते हैं उससे क्या बनेंगे, गैमेट। तो हैप्लॉइड जो है, जो हैप्लॉइड स्पोर था उससे क्या बन गया है, गैमेट बन गए हैं, ठीक है। और आपने कहा कि ये जो गैमेट हैं ये पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा, परागकण होगा, और परागकण के अंदर क्या है आपके, यहाँ पर मेल गैमेट पाए जा रहे हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर थ्योरी में बता रखी है, ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ पर, एंथर ऑन मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, के एंथर में जब मियोसिस होगी तो ये पॉलन ग्रेन परागकण बनाएगा। पॉलन ग्रेन हैव 2 मेल गैमेट, यही हमने अभी देखा कि जो परागकण होगा उसमें 2 क्या होंगे, यहाँ पे मेल गैमेट होंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल और गाइनोशियम। जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे आप पिस्टिल या गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। इट हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। 3 पार्ट यहाँ पर होते हैं। अब आपको फिर से वही बताया है कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। आपने कहा द ओवरी हैज वन और मैनी ओव्यूल्स इन विच द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक डेवलप्स बाय मियोसिस। अब यहाँ पर एम्ब्रियोसाइक का नाम आया है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोसाइक। दे आर 1 egg cell, 2 synergid, 3 antipodal and 1 central cell having a 2 polar nuclei। ये कौन सी बात हम कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पर पढ़ी है। अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, हमने कहा कि सबसे पहले तो हम देखते हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसके लिए हमने पिस्टल को देखा। पिस्टल में आप जानते हैं कि ये तो क्या है, स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, और ये तो आपके पास क्या आ रखा है, ओवरी वाला पोर्शन। ओवरी में क्या होगा, फिर से आपने कहा मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर अगर हम क्या देखें, हम यहाँ पर मेल गैमेट के फॉर्मेशन को जब पढ़ते हैं तो आपने कहा एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, यहाँ पर मेगास्पोर होगा, मेगास्पोर, ठीक है। जब भी मेगा वर्ड आता है हमने कहा कि हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में से मियोसिस हुई,
4 यहाँ पर क्या बने, आपने कहा स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर, जिसमें से 3 रीजनरेट हो जाते हैं और एक यहाँ पर बचता है। ठीक है, जब एक यहाँ पर बचा तो आपने कहा कि इससे फिर क्या होगा, इससे फिर यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होता है। सिर्फ एक ही स्पोर बचेगा। ठीक है, मेगा स्पोर जो है सिर्फ एक ही स्पोर होगा, उसी में डिवीजन हो रहे हैं। और जब उसमें डिवीजन हो रहे हैं तो आपने कहा 7 सेल, 7 कोशिकाएं एंड 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है जो आपने यहाँ पर देखी। ठीक है, अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये चीजें सबसे पहले आपने डायग्रामेटिक वे में समझी थी। ठीक है, जो हमने डायग्राम में समझा था क्या क्या हो रहा है। अब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, और जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं, जब आपने पहले ही डायग्राम के थ्रू चीजों को समझा है तो थ्योरी आपको इजिली समझ आ जाती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पोर्शन को जल्दी से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपने बोला यहाँ पर पूरी, ये तो क्या है, आपने कहा ओवम है। ठीक है, ये क्या है, इंटेगुमेंट है। ठीक है, और इसके बाहर ये पूरा वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका क्या आता है, आपने कहा ये पूरा पोर्शन है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यू सेलस होता है, इंटेगुमेंट की लेयर होती है और उसके अंदर ओव्यूल वाला पोर्शन आता है। इस ओव्यूल में आप देख रहे हैं कितनी सेल आपको मिलेंगी, 1 2 3 4, ये पूरी एक सेल है, 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिली, 7 सेल स्टेज मिली। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को गिने तो आपने कहा एक न्यूक्लियस तो इसमें होगा जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आप देख रहे हैं कि जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और इस पूरी सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। बाकी पर सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लेकिन इस पूरी सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। अब हुआ क्या, आपने कहा फीमेल गैमेट ये होगी, जो आपको कलर, जो बीच में आपको कलर दिख रही है वो क्या है, फीमेल गैमेट है। अब मेल गैमेट हमारे पास ऑलरेडी बन गए हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, उनके अंदर मेल गैमेट, फिर क्या हुआ, फीमेल गैमेट भी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब होगा पॉलिनेशन यानी परागण। परागण हुआ तो आपने कहा कि जो पराग कण थे वो स्टिग्मा पे आए होंगे। ठीक है, यही तो हुआ। आपने कहा ये जो गैमेट है, ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉलिनेशन होगी, परागण होगा। और जब परागण होगा तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, पराग नलिका बनाएगा और उस पराग नलिका के माध्यम से जो मेल गैमेट है वो नीचे की ओर आएंगे। ये हमने क्या क्या कहा, पराग नलिका आ रही है, इसमें 2 क्या आ रहे हैं, मेल गैमेट आ रहे हैं। अब ये जो मेल गैमेट है, आपने कहा इन सेल्स का नाम आपने पढ़ा, हमने कहा ये 2 सेल जो यहाँ पे बीच में है ये तो क्या है, फीमेल गैमेट है। ये मेल गैमेट कब आया, जब यहाँ पे फ्यूज हो गया है। ये बीच वाली सेल है तो आपने कहा ये बीच वाली सेल को हम क्या कहते हैं, इस बीच वाली सेल को हम कहते हैं एग सेल या फीमेल गैमेट। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो सेल है उन्हें हम सिनर्जिड कहते हैं। ठीक है, बीच वाले पोर्शन को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और लास्ट वाली जो 3 सेल है उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर जब मेल गैमेट आएगा तो ये सिनर्जिड से क्या करेगा, एंटर करेगा और यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। आपने कहा मेल गैमेट आ गया है कहाँ पर, एग सेल में। अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। तो हमने कहा जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब आपको बताया गया था कि कौन कौन सी सेल का फॉर्मेशन हुआ है। आपने कहा सिनर्जिड बनी है 2, एक्स सेल बनी है 1, 3 हो गया है, पोलर न्यूक्लियर बना है 1, 4 हो गया है, और 3 एंटीपोडल सेल बनी है। तो पूरे 7 सेल आपके पास आ गए हैं, जिन सेल का आपको यहाँ पर नाम बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। एक्सेल कितनी है, 1 है, सिनर्जिड कितनी है, 2 है, एंटीपोडल कितनी है, 3 है, सेंटर सेल हैव अ 2 पोलर न्यूक्लियर कितना है, 1 है। तो टोटल सेल का नंबर कितना हो गया है, 7 यहाँ पर हो गया है। एक बार सारी जो स्लाइड है उसे एक बार आप लोग पढ़िए। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, उसमें आपको क्या बताया गया है, देखिए। आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है। आपने कहा pollen grains is carried by a various agent like wind, water, birds, insect, etc. and reaches the stigma. अब आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है। आप जानते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा होगा, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिनेशन में हम क्या देखते हैं, सिंपली हमने कहा हमारे पास आती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पूरा पार्ट आपका पिस्टिल का है। ठीक है, और आपके पास आता है पॉलन ग्रेन, इस प्रकार से आते हैं।
जो कहाँ पर होंगे, एंथर के अंदर होंगे। अब ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये क्या है, सारे पॉलन ग्रेन है। हो सकता है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रही हो, क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन हो रही हो, ये डिपेंड करता है। या फिर आपने कहा एक स्टिग्मा यहाँ पर है और इसमें पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अब पॉलिनेशन किसे कहते हैं, आपने कहा परागकण या पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसे ही आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, ठीक है। आप पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर आपने कहा इससे आप क्या क्या कहेंगे, इससे आप सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे या स्वपरागण कहेंगे, या फिर आपने कहा कि सेम स्पीशीज है लेकिन उसका दूसरा पौधा है, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। आपने कहा इस पौधे के जो पॉलन ग्रेन थे वो यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा में पास हो रहे हैं, इसे आप कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे आप कहेंगे पर परागण, ठीक है। स्वपरागण में क्या हो रहा है, उसी फूल के पॉलन ग्रेन उसी फूल के एंथर से स्टिग्मा में पास हो रहे हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण में क्या हो रहा है कि किसी दूसरे पेड़ के पौधे के जो फ्लावर हैं उसके जो पराग कण हैं उसकी उसके एंथर से दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा में पहुंच रहे हैं, यानी कि ये अलग पौधा है और ये अलग पौधा है। इसे आपने क्या कहा, क्रॉस या पर परागण। पर यानी कि दूसरे पौधे से क्या आया है, पॉलन ग्रेन आए हैं। अब आपको यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में बताया गया है। आपने कहा अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो हो सकता है कि वो इतने पास हो स्टिग्मा और जो आपका एंथर है वो इतने पास हो कि जो एंथर है वो आसानी से यहाँ पर पास हो जा रहे हैं बिना किसी हेल्प के। लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो अपने का क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा, या तो जो पॉलन ग्रेन है, जो परागकण है, वो हवा में उड़ करके कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर जाएंगे। या अगर जलीय पौधा है तो आपने कहा कि जो यहाँ पर क्या होगा, H2O यानी कि वाटर। अगर जलीय पौधा है तो आपने कहा कि जो परागकण है वो पानी में तैर करके कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा में जाएंगे। या फिर आपने कहा कि स्थलीय पौधे होंगे तो जो बर्ड्स होती हैं या फिर आपने देखा होगा जो इंसेक्ट होते हैं वो एक फूल पे बैठते हैं फिर एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने बीज देखे, हनी बी देखे, तो वो क्या करते हैं कि एक फूल में जाएंगे फिर नेक्टर को कलेक्ट करेंगे फिर दूसरे फूल में जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो एक फूल में बैठी तो उसके जो पराग कण थे वो उस पर चिपक गए थे, और जब वो दूसरे फूल यानी कि यहाँ पर इस फूल में बैठे तो इसके पराग कण क्या हुआ, उस पर चिपक गए। अब यहाँ से उड़ करके दूसरे फूल में जाती है और उसकी स्टिग्मा पर जब बैठती है तो वो जो पराग कण है वो वहां पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपने कहा विंड के थ्रू हो रहा है, पानी के थ्रू हो रहा है और बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, ये एनिमल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। यही आपको बता रखे ये क्या होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा एनिमोफिली होता है, ये अलग अलग नाम होते हैं। आपने पॉलिनेशन छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और आप जानते हैं कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपने कहा कि pollen grain is carried by a various agents like wind, water, birds, insect etc and reaches the stigma, ठीक है। सेकेंड लाइन आपको बोली गई है pollen grain produced a pollen tube that contain two male gametes and enter into the embryo sac। अब embryo sac क्या हुआ, देखिए आपको ये लाइन बताई गई है कि जो मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब से कहाँ एंटर होते हैं, फीमेल गैमेट में एंटर होते हैं। पॉलन से सैक वो है जहां पर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, भ्रूण कोश कह रहे हैं। पॉलन सैक का मतलब होता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या होगा, आपने कहा ये वाला जो पूरा एरिया है ओव्यूल का उसे आप क्या कहेंगे, भ्रूण कोश कहेंगे, जहां पर भ्रूण पाया जा रहा है, ठीक है। ये लाइन क्लियर है। नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है, one male gamete fuse with egg cell to form zygote and is called a syngamy which develops into an embryo। आपने कहा दो मेल गैमेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वो इमेज समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पर देखिए,
अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपने कहा ये दोनों हैं सिनर्जिक, ठीक है। ये क्या है, एक्सेल, ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये तीनों जो सेल हैं वो हैं एंटीपोडल सेल। आपने कहा कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनी और पॉलन ट्यूब में क्या आए हैं, 2 मेल गैमीट आए हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 मेल गैमीट है। 2 मेल गैमीट जब एंटर होते हैं तो सिनर्जिस्ट से एंटर होंगे, तब जाके फीमेल गैमीट में जाते हैं, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं। तो हमें 2 मेल गैमीट मिले हैं, जिसमें से एक जो फ्यूज हुआ है वो एक्सेल के साथ फ्यूज हुआ है, और ये आगे जाके क्या बनाएगा, यहाँ पर ये आगे जाके एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता है। क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करेगा। क्लियर ऐसी बात। दूसरी लाइन आपको क्या बोली गई है, अदर मेल गैमेट फ्यूज विद अ सेकेंडरी nucleus that is formed by a fusion of a two polar nuclei and produce a triploid primary endosperm nucleus PEN, जिसे हम कहते हैं, and is called a triple fusion। आपने कहा एक मेल गैमेट तो यहाँ फ्यूज हो गया, तो दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 3N स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे यहाँ पर आगे। तो हमारे पास क्या बना, आपने कहा 3N स्टेज आई है, और ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको बोला गया कि PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम कहते हैं भ्रूण कोश, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भ्रूण कोश अलग है और भ्रूण कोश अलग है। इतनी बात तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा पोलर न्यूक्लियाई के सामने यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो इन सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको करना क्या है, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करते रहना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।